तो ऐसा नहीं है कुछ इसमें मैजिकल पावर है या कुछ मंत्र है कि क्या हो रहा है, लिखने से चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। ठीक है, टेस्ट देना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि एक्चुअल में आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस लिखने हैं। ठीक है, Welcome to Aptiplus Academy for Civil Services. We are again here with another toppers talk. So it is a great honor to introduce Mr. Prajwal Chaurasia, who has exemplified with dedication and excellence in UPSC CSE 2023 with rank 694. His hard work and dedication is an inspiration to all of our students. He has not only distinguished himself in UPSC CSE with his result, also he has brought honor to Aptiplus Academy. Without any further delay, I would like to call upon Mr. Swapnajit Sahu sir to felicitate Mr. Prajwal Chaurasia. Please, sir, please come. Mr. Prajwal ji, please come. गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप सबको थोड़ी बहुत हिंदी आती होगी। हम लोग डिस्कशन हिंदी इंग्लिश मिक्स में ही करेंगे। तो जैसा कि मैम ने इंट्रोडक्शन मेरा दे ही दिया होगा, लेकिन मैं भी एक बार फिर से बता देता हूँ। मेरे अभी तक टोटल 5 अटैम्प्ट्स हो चुके हैं। मैंने 2019 से अटैम्प्ट देना शुरू किया था और लास्ट ईयर 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ था सिविल सर्विसेज में, जिसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 770 पाई थी। और उसी साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में मेरी ऑल इंडिया रैंक 18 थी। और इस साल भी मेरी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में ऑल इंडिया रैंक 694 है। तो अब यहाँ से मैं डिस्कशन शुरू करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं 3 स्टेज में इसको बांट लेता हूँ, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। हम इन तीनों को अलग अलग ही डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते कि सबसे पहला स्टेज आता है प्रीलिम्स का। अब प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में देने के लिए आपको पता है कि करीब 10-12 लाख फॉर्म भरते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल जब आप देखते हो कि बच्चे सिर्फ 5 लाख ही अपीयर हो रहे हैं, आधे से ज़्यादा आप देखते हो क्लासरूम खाली रहता है। तो वो इसलिए होता है कि 100 रुपये का ही फॉर्म रहता है। तो बच्चे सब सोचते हैं कि चलिए भर देते हैं, मन हुआ तो देने जाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं देने जाएंगे। और आधे बच्चे देने भी नहीं जाते हैं। अब बचे आधे बच्चे। अब आधे बच्चे जो एग्ज़ाम देने भी जाते हैं तो उतनी सीरियसनेस से देने भी नहीं जाते हैं। उनका ये रहता है कि अभी तो मेरी प्रिपरेशन ही चल रही है, अभी तो मेरा प्रिपेयर ही नहीं है, मतलब इस टाइप के बहाने रहते हैं। तो वो सोचते हैं कि चलिए अगली बार देंगे, इस बार पेपर बस दे आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो सीरियस कैंडिडेट्स बचते हैं, लगभग 1-2 लाख लोग ही बचते हैं सीरियस कैंडिडेट, वो अब एग्ज़ाम अच्छे से देते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हर साल सिर्फ अराउंड 12 to 13,000 ही प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं। जैसे मैं 3rd, 4th या 6th अटेम्प्ट वालों को भी देखता हूँ तो सबके चेहरे थोड़ी मुरझा टाइप के जाते हैं, क्योंकि इतने साल से वो लोग एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। लेकिन आप लोग में अभी भी एनर्जी है, वो उत्साह है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ये। अच्छा, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और Aptiplus टीम का मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया कि अगर कोई ऐसा सेशन है जहाँ मैं गाइडेंस दे सकूँ या अपना एक्सपीरियंस दे सकूँ, तो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप लोग को देख के मैं भी याद करता हूँ, जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट मतलब देने वाला था या तैयारी शुरू जब की, तब मेरे पास गाइडेंस की बहुत कमी थी। तब इतना ऑनलाइन वीडियो या यूट्यूब पे भी मतलब टॉपर्स लोग नहीं आते थे स्ट्रेटजी बताने। लेकिन आज है मेरे पास टाइम कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी को बता सकता हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ प्रीलिम्स से। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि कट ऑफ एक समय पे 105 हुआ करती थी 2017-18 में। फिर जब मैंने दिया 2019, 20 या 21 में, तो वो धीरे धीरे कभी 95 हुई, कभी 92, कभी 85, और इस साल तो आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ 75 गई है ना। तो ओवरऑल पेपर में अगर आप देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन ही सही करने हैं। हालांकि पिछले साल CSET का काफ़ी रोल रहा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के साथ। लेकिन आप लोग ये सोच होंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है कि प्रीलिम्स में सिर्फ 75 ही कट ऑफ जा रही है और बच्चे उतना भी नहीं ला पा रहे हैं, तो ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसका एक बड़ा कारण ये रहता है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या एस्पिरेंट्स हैं उनको पता नहीं है क्या हो रहा है। दिक्कत कहाँ आ रही है कि जो चीज़ एग्ज़ाम पूछना चाह रहा है, जो टेस्ट कर रहा है, हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसके अलावा सब कुछ पढ़ रहे हैं। जैसे हिस्ट्री है तो कोई हिस्ट्री की 3-4 किताब ही पढ़ दे रहा है, ज्योग्राफी है तो उसको भी पढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये सब हमें नहीं करना है, क्योंकि हम प्रीलिम्स का पेपर जैसे देख रहे हैं, आई होप सब ने प्रीलिम्स का पेपर तो देखा ही होगा, पिछले साल का या पिछले साल का। तो उसमें आप एक ट्रेंड देख रहे होंगे कि कभी भी कुछ भी पूछ लेता, खासकर करंट अफेयर्स, है ना। तो करंट अफेयर्स का भी एक अलग सेक्शन है, इसको भी हम कुछ सेक्शंस में बांट लेते हैं। जैसे एक होता है, सब कोई कहते हैं कि स्टैटिक्स हैं और कोई कहता है कि करंट के टॉपिक्स हैं, है ना। तो प्रीलिम्स का पेपर हम कैसे सॉल्व करें,
है ना, और कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स के पेपर में क्या क्या आता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस चीज़ को हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, हमारे क्या सोर्सेस होने चाहिए। तो इसके लिए मैं ब्लैक बोर्ड का यूज़ करता हूँ। देखिए, ठीक है, 100 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, ये तो सबको पता है ना। अब जो पैटर्न अभी बदल रहा है, ठीक है, कुछ आएगा स्टैटिक्स पार्ट से और कुछ आएगा जिसको हम कहते हैं करंट अफेयर से। तो प्रीलिम्स अगर आपको निकालना है और कंफर्टेबली निकालना है हर साल, अगर आप एनालाइज कर रहे होंगे 3-4 साल से, तो आप ये देख रहे हो कि ये वाला जो पार्ट है, अगर ये किसी एस्पिरेंट का अच्छा है या बहुत अच्छा कमांड उसे आ गई है, तो वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकता है। अराउंड 90 to 100 नंबर्स लाना एक ईजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक कंफर्टेबल टास्क हो जाता है। लेकिन बच्चे गलती कहाँ करते हैं? बच्चे गलती करते हैं कि पूरा टाइम सिर्फ करंट अफेयर्स में ही निकाल रहे हैं वो। अब आप किसी से पूछेंगे, आप सीनियर होगा या आप ही लोग तैयार कर रहे हैं, तो पता चला आप 3-4 करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, फिर कंपाइलेशन आया वो भी आप पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद स्कीम्स का अलग कंपाइलेशन आया, बहुत चीज़ें आती हैं, है ना, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आती हैं, तो आप सब वहीं पे पढ़ रहे हैं। अब इस बीच होता क्या है कि हम ये वाला पार्ट निगलेक्ट कर देते हैं, स्टैटिक वाला पार्ट। स्टैटिक में जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इन्वायरमेंट हो गई, साइंस हो गई, ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, ये मतलब जनरली स्टैटिक पार्ट में ही कवर होते हैं। तो जो गलती हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और यहाँ पे हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो अब इसका तरीका क्या है? जैसे आप लोग पेपर एनालाइज करते हैं, तो पेपर में आप एक चीज़ देखी होगी कि कुछ फिक्स क्वेश्चन है कि मॉडर्न हिस्ट्री से तो 4-5 से 6 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, पॉलिटी से आप देखोगे तो लगभग 10 क्वेश्चन अराउंड आ रहे हैं, मतलब टोटल ओवरऑल देखेंगे आप कभी 12 कभी 10 ऐसा आते रहते हैं। साइंस से आप देख रहे हैं, अब ठीक है, तो इससे भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन अब जैसे ट्रेंड जो कि चेंज हो रहा है, अब यूपीएससी भी बच्चों के बहुत मज़े लेता है। वो क्या करता है कि इसको करंट अफेयर से जोड़ देता है, कि जो बच्चे अब सोचते हैं कि स्टैटिक्स हम पढ़ के जाएंगे हो जाएगा, तो वो करंट अफेयर से लिंक कर देगा। लिंक कैसे कर रहा है? ज्योग्राफी के आप क्वेश्चन देखोगे तो वो पूरा की पूरा मैप क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल, कि ये प्लेसेस इन न्यूज़ क्या है, ये लेक कहाँ पाई गई, या ये सिटी कहाँ पे आई जाती है ना। तो इसका मतलब है कि हमें इन दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद भी हमें इस पर पूरा फोकस रखना है, क्योंकि अल्टीमेट एम जो हमारा प्रीलिम्स में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें कैसे, जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है कि कट ऑफ से ऊपर कैसे लाना है। अब कट ऑफ तो किसी को पता नहीं रहती है, तो उसमें हम एक एज्यूम कर सकते हैं कि 100+ अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो के कह सकते हो कि आपका प्रीलिम्स तो क्लियर होने वाला है। अब ये 100+ नंबर आएंगे कैसे? वो आएंगे इन्हीं पार्ट से। अब इन पार्ट से कैसे आएंगे? जैसा कि मैंने बताया कि स्टैटिक पार्ट सबको पता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी होता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि 5-5 किताब से सिर्फ एक ही मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, आपको पीएचडी नहीं करनी है इसमें, है ना। हो सकता है आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा हो, अच्छी बात है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में रुचि होनी चाहिए, लेकिन आपको अगर ये एग्ज़ाम निकालना है तो आपको जितना सिलेबस में आ रहा है, जितना पूछा जा रहा है, बस उतना ही पढ़ना है। प्रीलिम्स में एक बात जो आपने अगर एनालाइज की होगी, तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहते हैं और थोड़ा सा ट्विस्ट करके ही क्वेश्चन देते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं बहुत डीप भी आते हैं, लेकिन उनको ज़रूरी नहीं कि आप सॉल्व करें। लेकिन जो ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि कई बार होता है कि ज्योग्राफी किसी का ऑप्शनल है, बहुत अच्छी ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी से ही कठिन क्वेश्चन आ गया, अब वो बच्चा उसी में पूरा टाइम लगा दे रहा है कि नहीं ये मुझसे क्यों नहीं बन रहा है, मतलब ईगो पे बात ले रहा है कि ये मुझसे बन क्यों नहीं रहा है। तो वो आपको नहीं करना है वहाँ पे, आपको ये देखना है कि सरल क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, और ऑलमोस्ट सबसे क्वेश्चन सरल आते हैं। जैसे 10 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से आ रहे हैं, तो 6 से 7 क्वेश्चन आप देखोगे कि ईजिली आप कर पाओगे। अब वो ईजिली कैसे कर पाओगे? वो ईजिली कर पाओगे जब आपके पास लगभग 1 से 2 सोर्स, ठीक है, सोर्स क्या है? नोट्स हो सकती है, किताब हो सकती है, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लगभग 1 से 2 चीज़ ही आपके पास पर टॉपिक होनी चाहिए, और उसका रिवीजन आप कीजिए। अब रिवीजन कई बार होता है कि बच्चे टारगेट बना लेते हैं कि नहीं हमें तो 3 बार रिवीजन करना है, ठीक है, अब उनका हो ही नहीं पा रहा है, ना समझ आ रहा है, लेकिन 3 बार रिवीजन कर रहे हैं, तो वो भी हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? 1-2 सोर्स अपना करना है, और उसका रिवीजन तब तक करना है जब तक हम उसमें कंफर्टेबल नहीं हो जाते हैं। अब रिवीजन कैसे करें? तो इससे पहले आता है कि हम अपना सोर्स कैसे आइडेंटिफाई करें। जैसे कि आप सब लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में हैं,
स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ना तो किसी को नहीं अच्छा लगता था। जब मैं भी स्कूल में था तो ये सोचता था कि कब ये हिस्ट्री ज्योग्राफी छूटे, मैथ आए और साइंस आए तो अपना वही पढ़ते थे। ठीक है, तो 10th के बाद बहुत खुश थे क्योंकि ये हिस्ट्री ज्योग्राफी छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था तो फिजिक्स केमिस्ट्री आ गई थी, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब यूपीएससी की तैयारी शुरू की तो दोबारा से वही एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आ गई। तो बहुत अजीब लगता था कि इसको पढ़ें तो पढ़े कैसे, क्या दे दिया, मतलब याद ही नहीं हो रहा है। हिस्ट्री तो ऐसी चीज़ है कि कई लोगों को नहीं याद होती, 3-4 बार भी पढ़ रहे हो तो नहीं याद होगी, वो नहीं याद होती है, उसमें टाइम लगता ही है। लेकिन अब हम इसको पढ़े कैसे? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है एनसीईआरटी। सब कहते हैं कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि पढ़ना क्यों चाहिए उससे क्वेश्चन आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्यों पढ़ना चाहिए, ये कोई नहीं बता रहा। तो उसका एक बहुत ही सिंपल रीज़न मुझे जो समझ में आया कि जब भी आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हो तो उसमें आप देखते हो कि आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है वो किताब, बल्कि आप जब रेफरेंस बुक कोई उठाते हो, मतलब ज्योग्राफी की आप कोई रेफरेंस उठा लो, जैसे जीसी लियोन बुक आप लोग जानते होंगे, तो आप एक बार उसको पढ़ो और एक बार अगर एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको खुद ही क्लियर हो जाता है कि मतलब कितना सिंपल भाषा में लिखा है, कितना अच्छा लिखा है। लेकिन रेफरेंस बुक में आप देखते हो कि इसमें तो 4 बार डिक्शनरी खोल रहे हैं, गूगल खोल रहे हैं, यूट्यूब में भी देख रहे हैं कि ये कहना मतलब कहना क्या चाह रहा है। तो बेसिकली मेरा मतलब ये है कि एनसीईआरटीज़ की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि वो इतनी सरल लैंग्वेज पे लिखी है ना कि आप लोग आराम से उसे पढ़ सकते हो। और जब आप प्रिपरेशन शुरू करो, जैसे ज़्यादातर लोग यहाँ फर्स्ट टाइम के लिए हैं, तो जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ते हो तो आपका एक फाउंडेशन तैयार हो जाता है उसमें कि आपको सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है ना। तो इसलिए एनसीईआरटीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद आता है कि एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं? तो ये बात तो किसी को नहीं पता कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। जब आप पेपर आता है गूगल करते हो तो पता नहीं कौन सी वेबसाइट से या कौन से गवर्नमेंट वेबसाइट से आप देखते हो कि यहाँ से क्वेश्चन आ गया। अब ये तो कोई नहीं पढ़ने जा रहा है, इसीलिए हम इसमें रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेफरेंस बुक कुछ भी हो सकती है, आजकल कोचिंग के नोट्स भी हैं और भी बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक है। तो वो सब हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारी एक प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। तो अब एनसीईआरटी के बाद जब हमने रेफरेंस बुक पढ़ ली, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, बाकी बुक लिस्ट मैं शेयर कर दूंगा मैम से, तो वो आप लोग वहाँ से देख लीजिए क्योंकि बहुत लंबी बुक लिस्ट हो जाएगी। तो बात यह है कि जब एक रेफरेंस बुक आप पढ़ लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन अब कंप्लीट होने लगती है। इसके बाद आता है कि नोट्स हम कैसे बनाएं। ठीक है, नोट्स 2 टाइप के होते हैं, प्रीलिम्स के अलग होंगे, आपके मेंस के अलग होंगे। अब प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो बच्चे कई बार क्या करने लक्ष्मीकांत के नोट्स बना रहे हैं, तो वो एक टाइप से उसकी फ़ोटोकॉपी ही कर देते हैं, जो वहाँ लिखा है वही लाइन टू लाइन लिख रहे हैं। तो आप 1 हफ्ता आपने लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने में ही लगा दिया, और जब आप नोट्स खोल के देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि नहीं ये तो बुक ही है, इसमें मैंने नोट्स क्यों बनाए। तो अब मैं नोट्स बनाऊँ कैसे? और कुछ लोग होते हैं कि उसमें डायग्राम है, सुंदरता एकदम चित्रकारी करने लगते हैं कि नोट्स एकदम सुंदर दिखने चाहिए, क्योंकि जब हमारा रिजल्ट मतलब लिस्ट में हम आएंगे तो जब हमारे नोट्स पॉपुलर होंगे तो वो सुंदर दिखने चाहिए। तो नोट्स का ये उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिए। नोट्स इसलिए होते हैं कि आप रिवीजन कितनी जल्दी कर सकते हैं, आप कितनी जल्दी उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे ये पॉइंट बार बार भूल रहा है। जैसे पॉलिटी में मैं बात करूँ कि फंडामेंटल राइट्स के मैं एक्सेप्शन भूल जाता हूँ, मुझे फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्टिकल 19 है मुझे याद है, लेकिन मैं उसके एक्सेप्शन भूल जाता हूँ। तो आप नोट्स में सिर्फ बस वही लिखिए जो आप भूल रहे हैं, प्लस जो टेस्ट सीरीज से आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं वो लिखिए, पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही नोट्स आपके लास्ट मिनट जो रिवीजन है उसमें बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ हो गई। एक तो आपकी पहली एनसीईआरटी हो गई, दूसरी एक रेफरेंस बुक। ठीक है, रेफरेंस बुक सबके लिए अलग हो सकती है, लेकिन जनरली कॉमन बुक्स ही रहती हैं, सब वही पढ़ते हैं। और तीसरा आपके नोट्स हो गए। अब इसके बाद आती है टेस्ट सीरीज़, प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज़ में भी एक बहुत ही मज़ेदार बात है कि बच्चे हैं टारगेट रख लेते हैं कि 50-60 टेस्ट हम लगाएंगे। ठीक है, प्रीलिम्स अभी 40 दिन बाद हैं, आप अभी से टारगेट अगर कोई रख लेता कि मैं 50 टेस्ट लगाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा टेस्ट लगाने से नंबर आते हैं, तो आप ना तो टेस्ट लगा पाएंगे ना पढ़ पाएंगे। ठीक है, और ना नंबर आएंगे, बल्कि आप डिप्रेस और हो सकते हैं उससे। तो आपको कितना टेस्ट लगाना चाहिए? अब टेस्ट लगाने का ऐसा कोई फिक्स मैजिकल नंबर नहीं है कि 10 टेस्ट मुझे लगाने, मुझे 30 ही लगाने, मुझे 15 लगाने। ठीक है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं टेस्ट लगा क्यों रहा हूँ या लगा क्यों रही हूँ, कि मुझे मिल क्या रहा है उस टेस्ट से। टेस्ट हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि
जो हमारी वीक एरियाज हैं, वीक टॉपिक्स हैं, उनको हम देख पाएँ। अब वो हमें जब टॉपिक्स हमें पता चल जा रहे हैं कि ये चीज़ हम बार बार गलत कर रहे हैं, फिर से हम वही मिस्टेक कर रहे हैं, 2 टेस्ट पेपर्स में मेरे हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो वो इंडिकेशन देता है कि आपको फिर से वो रिवाइज़ करना है। तो आप जाइए उसको फिर से रिवाइज़ कीजिए, प्लस जो क्वेश्चन गलत हुए हैं और उसको वहाँ पे अपने नोट्स में, वहाँ नोट्स पे आप लिख लीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको आपकी जो प्रिपरेशन है और कॉम्प्रिहेंसिव हो सके। ठीक है, अगर ये 4 चीज़ें आप कर लेते हैं, वैसे तो सब बच्चे अगले अटेम्प्ट का ही कर रहे हैं, इस साल भी अगर कोई अटेम्प्ट दे रहा है, अगर ये 4 चीज़ अभी भी कोई कर लेता है तो आप मान के चलिए आपका 80 नंबर के अराउंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स को मैंने कहा है कि ज़्यादा लोग वेटेज दे देते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि कम, बिल्कुल कम देना है, इसको आपको मिक्स करके चलना है। करंट अफेयर्स हम लोग कहाँ से पढ़ें? जैसा कि अब सब लोग अगले साल अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो किसी आप FT प्लस की जो IAS गैजेट करके मैगज़ीन आती है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मंथली मैगज़ीन पढ़ लीजिए, इनका ईयरली कंपाइलेशन आता है वो भी आप पढ़ लीजिए। सिर्फ एक कंपाइलेशन भी मोर देन इनफ होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में आप श्योर नहीं हो सकते कौन से क्वेश्चन बनेंगे या कौन से नहीं बनेंगे। आपको बस ये है कि आपको प्रिपेयर करके जाना है, प्लस उसमें स्टैटिक पार्ट में देखिए आप। जैसे मुझे याद है एक बार गुच्ची मशरूम का क्वेश्चन आया था, ये शायद 2022 में आया था। अब बच्चे लोग परेशान हैं कि इसको मैं पढ़ूं कहाँ से आ गया, अब मशरूम भी पढ़ना पड़ेगा क्या? पहले तो शेर, भालू, चीता के बारे में तो क्वेश्चन आते ही थे, अब मशरूम भी आने लगा है, तो ये सब आप पढ़ेंगे कहाँ से? तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि आप इसको ढूंढ रहे हैं कौन सी मैगजीन में दिया, कहाँ दिया। कुछ क्वेश्चन अराउंड 10 to 20 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे जो आपको बस पढ़ना है और छोड़ देना है। उन पे आपको टाइम भी नहीं देना है कि ये मुझसे आता भी क्यों नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम है आपका सिर्फ क्वालिफाई करना है, कट ऑफ से ऊपर लाना। आप इसमें 150 180 नंबर ला के कुछ नहीं पाओगे, आपको मेंस में नंबर लाना पड़ेगा, वही जुड़ेगा। तो आपको उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन से क्वेश्चन करने हैं, नहीं करने हैं। अब वो जब आपको पेपर मिलता है तो कई बच्चे होते हैं कि नहीं, वो कसम खाते हैं कि नहीं मैं शुरू से ही 100 तक जाऊंगा। अब वो पेपर सेट वाइज में आता है। अब सेट वाइज में होता क्या है कि A सेट में कई सरल क्वेश्चन आ गए, लेकिन B सेट में कठिन क्वेश्चन ही आ गए, जैसे गुच्ची मशरूम आ गया या कोई जानवर ही आ जाता है उसमें। ठीक है, जैसे एलिफेंट का भी क्वेश्चन आया। आजकल तो UPSC ने कुछ छोड़ा ही नहीं है कि कौन सा जानवर वो पूछ लेंगे, किसी को नहीं पता रहेगा। तो आपको वो सब नहीं करना है। जैसे ही आपको दिखे कि कठिन क्वेश्चन आ रहा है, 2-3 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आप सीधे से वो पेज पलटा दीजिए। ठीक है, फिर भी नहीं बन रहा है, एक और पेज पलटाइए, उसमें 16-17 पेज रहते हैं। बिल्कुल उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मुझसे बन क्यों नहीं रहा है, मैं फेल हो गया, अब तो मुझसे आएगा ही नहीं, पढ़ना ही नहीं चाहिए था। ये सब थॉट्स आते हैं वहाँ, क्योंकि 2 घंटे में एक तो वैसे ही प्रेशर आप पे बहुत रहता है, प्लस जब क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम लोग दिमाग नहीं काम करता कि कैसे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। जैसे मेरे साथ भी हुआ था, यही गुच्ची मशरूम वाला पहला ही क्वेश्चन था। अब मुझे हंसी भी आ रही थी कि ये सब क्या पूछ रहा है कोई, वहाँ पे भी स्टेटमेंट वाइज था। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा तो वियतनाम के बारे में कुछ था, मतलब कुछ भी चल रहा था उस पेपर में। तो मैंने सिंपली पेपर 100 क्वेश्चन से शुरू किया, उल्टे से। वहाँ पे पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन दिए थे, हिस्ट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए थे। तो वहाँ से क्या होता है कि जब आप पेपर सॉल्व करते हैं और शुरू में आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना, तो जो आगे आने वाले होंगे ना, तो वो भी आप गलत कर दोगे। तो वो सब नहीं करना है, आप पीछे जाइए, अब 20 से शुरू कर दीजिए पेपर। सबसे पहले आधे घंटे में आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। जो आप साल भर पढ़ाई किए हैं, वो अगर आप 5-6 क्वेश्चन अगर शुरू में सॉल्व कर लेते हैं तो आप में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। फिर ये सब क्वेश्चन है, हालांकि ये मुझसे बाद में बन गया था और सही भी था, और उसका रीज़न ये था कि मैंने एक घंटे बाद इन सब क्वेश्चनों पे ध्यान दिया। जब मेरे पॉलिटी के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए और स्टैटिक पार्ट भी मेरे कंप्लीट हो गए, उसके बाद मैंने फिर ये सब क्वेश्चन करना शुरू किया। और उस वक्त मेरे 115 नंबर्स भी आए थे प्रीलिम्स में, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई है कि इन जैसे क्वेश्चंस का हमें करना क्या चाहिए। एक तो होता है कि बस पढ़ के आप छोड़ दीजिए, सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप ऐसे छोड़ेंगे तो 40-50 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो एक आप सबने सुना होगा कि एलिमिनेशन टेक्निक होती है। ठीक है, इसकी बहुत वीडियोस मिल जाएंगे और बहुत आपके दोस्त लोग बोलते होंगे कि एलिमिनेट करके तो हम किसी भी चीज़ का आंसर ला सकते हैं।
तो यूपीएससी ने पिछले साल इसका भी एक आंसर ढूंढ लिया है, ओनली 1 करेक्ट ओनली 2 करेक्ट करके, है ना। वहाँ तो एलिमिनेशन भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या पता यूपीएससी पैटर्न फिर से चेंज करे या कुछ है, या ओनली 1 या ओनली 2 करेक्ट में भी कुछ टेक्निक्स काम कर जाती हैं। ये सिर्फ टेक्निक्स हैं, इनका कुछ ऐसा प्रूफ नहीं है कि जैसे मैथ्स में प्रूफ होता है कि ये थ्योरम का है, इसका प्रूफ है। इन सब क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो वो क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ देने चाहिए जिनका ना हमें क्वेश्चन पता है ना ऑप्शन पता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी रहेंगे 5-10 क्वेश्चन, तो उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए, वहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे जहाँ आपको क्वेश्चन नहीं पता है, लेकिन आपको ऑप्शंस आप देख रहे हो तो ऑप्शन आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब ऑप्शंस आपको समझ आ रहा है तो अब आप क्या काम कीजिए, उसे छोड़िए नहीं, उसको लास्ट के लिए रखिए। लास्ट में जब आपके ये वाले क्वेश्चन हो जाएं जो आपको आता है, तो उसमें आइए अब एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए। अब टेक्निक आप कैसे लगा सकते हैं, जैसे एक होता है एक्सट्रीम स्टेटमेंट रहती हैं कई बार, है ना, जैसे ऑलवेज, ऑल, ओनली, इस टाइप की जो स्टेटमेंट्स रहती हैं। और अगर आपने ऑप्शन में किसी भी कीवर्ड के बारे में सुना, जैसे WHO की बात हो रही है या यूनाइटेड नेशन की बात हो रही, तो उसमें आप देखते हैं कि हम लोग जितनी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, एक नई ऑर्गेनाइजेशन में पता चल जाती है पेपर में कि अच्छा ये भी काम कर रही है, ये भी काम कर रही है ना। जैसे ड्रग्स का यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स का कोई क्वेश्चन आया था किसी अटेम्प्ट में, वो पहली बार पता चला कि अब ऐसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो उस केस में क्या कीजिए, आप एक्सट्रीम वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, ओनली, ऑल, ऑलवेज या फॉर एवर, मतलब ऐसे जो भी वर्ड्स आते हैं ना, तो इनसे ये रहता है कि ये जनरली गलत होते हैं, हमेशा नहीं गलत होते, जनरली गलत होते हैं। तो इससे आप एक एलिमिनेट कर सकते हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है। दूसरा आप ये कर सकते हैं, जैसे ओनली 1 करेक्ट या ओनली 2 करेक्ट में हो रहा है, तो होता क्या है कि 4 ऑप्शन वहाँ दिए रहते हैं, 1 2 3 4, आपको लग रहा है कि 1 और 2 सही है, तो आपने ओनली 2 करेक्ट मान लिया, ठीक है। लेकिन जब आपने आंसर चेक किया तो आंसर ओनली 2 ही सही है, लेकिन ये दोनों सही है, ये दोनों नहीं गलत, ये दोनों गलत थे। ये भी बहुत हो रहा है, मतलब पिछले साल अगर पैटर्न में देखें तो कई बच्चे किसी और 2 ऑप्शन को सही माने थे और वो कोई और 2 ऑप्शन सही निकले, लेकिन आपका आंसर अभी भी सही हो गया। तो इन सब केसेस में क्या होता है, जो ओनली 2 वाला ऑप्शन होता है वो सबसे सेफ ऑप्शन होता है। हालांकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ओनली 2 ही होता है, ओनली 1 ओनली 4 भी होता है कई बार, लेकिन जनरली देखोगे आप ओनली 2 के बहुत ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स की एक ये बेसिक फ्रेमवर्क है, बाकी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन जब आप लोग के साथ होगा तो वहाँ पे आप डाउट पूछिएगा तो मैं और अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ। अब बात यहाँ आती है मेंस की, कि हम लोग मेंस की कैसे तैयारी करें, ठीक है। प्री निकालने के बाद सबसे बड़ा काम रहता है मेंस का। मेंस में आपको 7 पेपर लिखने रहते हैं, 4 जीएस के, 1 ऐसे का और 2 ऑप्शनल का। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ही आपके नंबर जुड़ने हैं। प्री तो आपने जैसे तैसे निकाल लिया तो निकाल लिया, उसके बाद कोई नहीं पूछे कैसे निकला क्यों निकला, है ना। लेकिन मेंस आपको अब सब्जेक्टिव नेचर का है तो वो आपको लिखना पड़ेगा। अब मेंस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग अभी मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट भी नहीं देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे एक होता है आंसर राइटिंग, है ना। आपने जब आंसर लिखा होगा तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि क्या आंसर लिख रहे हैं हम, पूछा क्या जा रहा है, हम लिख क्या रहे हैं, है ना। खुद पे ही नहीं यकीन आ रहा कि ये हम कैसे लिख सकते हैं, कि ये तो हमें आता था तब भी हम नहीं लिख पा रहे हैं। और जो लोग नहीं लिखे हैं वो कम से कम एक आंसर लिखें अब। हालांकि अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे जो भी सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, स्टैटिक का खासकर, आप लोग पॉलिटी ज्योग्राफी का उठा के एक बार ज़रूर लिखिए, तब आप लोग पता चलेगा कि आंसर लिखना भी एक कठिन काम, हम लोग बहुत सरल समझते हैं उसे। तो लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यूपीएससी में जो मेंस का पेपर आता है, अभी मैं जनरल स्टडीज़ 1 2 3 की बात करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि 3 लाइन का स्टेटमेंट आ रहा है, फिर आ रहा है ये कहना क्या चाह रही है, तो खुद ही आंसर टाइप का लग रहा है, इसमें हम आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। और दूसरा, इसको जो कीवर्ड्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन हम लोग इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस भी नहीं है। अब वो प्रैक्टिस कहाँ से आएगी, जब आप आंसर लिखेंगे। डेली आप एक आंसर भी लिख रहे हैं तो बहुत है। कई लोग प्लान बनाते हैं कि मैं डेली का 5 आंसर लिखूंगा, ठीक है। अब उसमें होता क्या, हम एक भी नहीं लिख रहे हैं। उसके लिए सबसे बढ़िया बहाना ये रहता है कि अभी तो मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ, तो मैं लिखूंगा कैसे, क्या लिख सकता हूँ। और पता चला ये साल भर ऐसे ही निकल जाता है। दिसंबर आ गया ये कहते कहते, और फिर दिसंबर के बाद हम लोग एक नया बहाना ढूंढते हैं कि अब तो प्री आने वाला है, जब तक प्री नहीं निकले तो मेंस कैसे लिख सकते हैं। तो 1 साल हमारा इसी में निकल गया।
और प्री और मेंस के बीच में लगभग 2.5 से 3 महीने का गैप रहता है। उसमें हम लोग का एक नया बहाना रहता है, अब तो ये पढ़ना बहुत है, अब लिख कैसे सकते हैं, अब तो डायरेक्ट टेस्ट लिखेंगे। और जब टेस्ट लिखते हैं तो फिर कुछ का कुछ भी लिख देते हैं उसमें, और फिर कहते हैं कि नंबर नहीं आ रहा। तो ये सब हो क्यों रहा है? ये हो रहा है क्योंकि हम लोग आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आंसर राइटिंग करें कैसे? उसके लिए सबसे पहले हम लोग के मतलब सिलेबस हम लोग का पूरा हो जाना चाहिए। जैसे जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं प्लस करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं। ठीक है, प्रीलिम्स का उतना अच्छा डिटेल सिलेबस नहीं है, लेकिन मेंस का आप देखोगे तो बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस है, हर GS 1, 2, 3, 4 सब का। तो सबसे पहले काम कीजिए कि उस सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और कहीं आप टेबल कहीं ऐसी जगह लगा लीजिए कि कहीं आप देखते रहें उसे दिन भर में। कई लोग बच्चे मोबाइल पे भी लगा लेते हैं, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मोबाइल ही देखते रहिए, उसको आप टेबल या दीवार पे लगा सकते हैं, ताकि आपको ये अंदाज़ा रहे कि मुझे ये सिलेबस देखना है। अब सिलेबस देखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आपने PYQ देखा होगा कभी, मेंस का देखा ही होगा, ठीक है, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि जो कीवर्ड्स हैं मेंस के सिलेबस में मेंशन है, उसी से क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट। जैसे सोसाइटी का है, ठीक है, सोसाइटी में अगर आपको याद हो तो 3 बहुत अच्छे वर्ड्स लिखे हैं, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म और एक और कोई सा वर्ड है, अर्बनाइजेशन भी है, आता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि हर साल क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रीजनलिज्म मेंशन है, कहीं अर्बनाइजेशन के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे एक चीज़ पता चल रही है कि जो मेंस के सिलेबस में है बस वही क्वेश्चन भी आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है ना, कुछ सस्पेंस हमारे पास है कि यहाँ क्या आ जाएगा। प्रीलिम्स में होता था कि कुछ भी क्वेश्चन आ जा रहा, लेकिन मेंस में क्या हो रहा है, जो कीवर्ड्स मेंशन है सिर्फ वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो PYQ एनालाइज करना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हमें ये पता चले कि क्वेश्चन कीवर्ड से आ कैसे रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं। आप हर बार देखोगे तो अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन परमानेंट क्वेश्चन है, वो आना ही आना है। हेल्थ एजुकेशन हर साल आ रहा है, बस थोड़ा सा टॉपिक क्वेश्चन का स्टेटमेंट बदल देते हैं, क्वेश्चन वही आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास अब फिक्स है एरिया है कि हाँ मुझे एजुकेशन प्रिपेयर करना है, हेल्थ प्रिपेयर करना, पॉलिटी, IR प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सोचना पड़ेगा मेंस के लिए। अब प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन अब प्रिपेयर हम करें कैसे? तो यहाँ पर प्रीलिम्स से हट के थोड़ा प्रिपरेशन होती है। वहाँ पे आपने नोट्स बनाए थे प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, वहाँ से आपके पॉलिटी के नोट्स कंप्लीट हो रहे हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट के भी कुछ कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, अब उसी नोट्स में आपको एडिशन करना है। एडिशन क्या करना है? मेंस स्पेसिफिक, कि मेंस में हम इसको कैसे यूज़ कर सकें। इसके लिए कुछ अलग से बहुत एफर्ट नहीं लगाना, बस आपको ये लिखना है कि PYQ क्वेश्चन देखिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उसको नोट्स में इंक्लूड करें। अब जैसे मैं इधर एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे अर्बनाइजेशन एक टॉपिक है, तो अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट जनरली पूछा जाता है, या कॉजेस पूछा जाता है, या सजेशन, इन 3 के ही अराउंड घूमता है। अब इम्पैक्ट क्या है, कभी वुमेन पे पूछ लिया, कभी इकोनॉमी में पूछ लिया, कभी सिटीज़ में, कभी इन्वायरमेंट में। तो कहने का मतलब ये है कि उसका कितना, मतलब कितनी जगह से वो रिलेट कर सकता है, बस उन्हीं को आपको नोट्स में लिखना है। अब नोट्स में ऐसा नहीं कि आप बहुत रिसर्च करके लिखिए, सीधा हेडिंग डालिए कि इसका इम्पैक्ट वुमेन पे क्या पड़ता है अर्बनाइजेशन का। ठीक है, इसमें आप 4-5 पॉइंट्स अपना लिख लीजिए, पॉइंटर्स जिसे कहते हैं। ठीक है, नोट्स को सुंदर नहीं बनाना है, शॉर्ट बनाना है, ठीक है, ताकि हम उसे रिवाइज कर सकें। तो आपने पॉइंटर्स बना लिए और उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो आपका अर्बनाइजेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया। PYQ से आपको पता भी चल गया कि कभी वुमेन इन्वायरमेंट पूछ ही चुका है, आप करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे हैं, तो उससे आपको पता चल गया कि अभी इंटरनेशनल रिलेशन या फॉरेन रिलेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ा है किसी चीज़ का, तो उससे भी आपने रिलेट करके बना लिया। तो इस तरह से आपने नोट्स बना लिए हर चीज़ के। अब इन नोट्स को आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है, और आंसर लिखते रहिए। आंसर राइटिंग बिल्कुल ज़रूरी बात है, क्योंकि नहीं लिखोगे तो आप 3 घंटे में पेपर भी नहीं हो पाएगा। और फिर बच्चे जिस हिसाब से पेपर लिखते हैं ना, तो वो खुद के आंसर आपको लगेगा कि खुद ही नहीं पढ़े जाते हैं कि ये क्या आंसर लिख दिया। ठीक है, जब मैंने भी अपना पहला आंसर लिखा था तो मुझे खुद हंसी आ रही थी, ये क्या आंसर लिखा है, मतलब 150 वर्ड की जगह कम से कम 300 वर्ड का था। आधा 1 घंटे में बैठ के वो लिखा था, क्योंकि लिखा ही नहीं जा रहा था। और फिर जब आज मैं आंसर देखता हूँ अपना, तो 7 मिनट या 12 मिनट में वो क्वेश्चन आ जाता है, अच्छे से हो जाता है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आंसर राइटिंग है। अब यहाँ पे
मेंस के टाइम मुझे FT प्लस कोचिंग के बारे में पता चला कि ये मेंस की आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग कराते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं जुड़ जाऊँ इसमें, क्योंकि आंसर राइटिंग करना, अकेले करना तो बहुत टफ काम है। इवन साथ में भी लोग करते हैं तो वो नहीं हो पाता। तो मैंने रिक्वेस्ट की और इनके टेलीग्राम ग्रुप में मैं जुड़ा, तो वहाँ पर डेली 3 to 4 क्वेश्चन आते थे, आपको 24 घंटे के अंदर लिखने रहते थे और उसको अपलोड करना रहता था, और वो एक दिन के अंदर चेक होके आ जाते थे। तो इससे क्या था, मेरी कंटिन्यूटी बनी रही कि मुझे इस बात की टेंशन नहीं थी कि मैं क्वेश्चन कहाँ से लाऊं, आंसर कहाँ से लाऊं और चेक कहाँ से होगा, है ना। तो इसका बहुत अच्छा हेल्पफुल मिला। दूसरा, आंसर राइटिंग नहीं लिख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक तो अकेले मन नहीं करता है, फिर जब हम लोग ग्रुप बना लेते हैं कि चलिए हम लोग ग्रुप में लिखते हैं, 3 लोग का ग्रुप बना, ठीक है, अब उसमें आंसर राइटिंग तो नहीं हो रहा, उसमें प्लानिंग और दूसरी हो जाती है कि आज यहाँ घूमने चलते हैं, आज इसका बर्थडे है, आज वो फंक्शन है, आज वो करते हैं, तो उसमें परपंच ज़्यादा हो जाता है ना। तो ग्रुप बनाना बहुत अच्छी बात है। आंसर राइटिंग, जैसे हम लोग का भी 3 लोग का ग्रुप था, तो उसमें भी 2 दिन लिखते थे, तो तीसरे दिन कोई कह रहा है आज मन नहीं कर रहा है, आज घर में ये आ गया वो आ गया, मतलब बहाने, 100 तरह के बहाने रहते थे उसमें, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन इसको सरल कैसे बनाया जा सकता है? आप शुरू कीजिए कि एक आंसर लिखेंगे हम, ठीक है। कोई दोस्त बहुत एनर्जेटिक है, नहीं कह रहा नहीं मैं 5 लिखूंगा, तो उनसे कहिए हाँ 5 लिखिए, मैं 1 ही लिखूंगा, ठीक है। आप उतना लिखिए जितना आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक लिख पाएँ। जब एक हफ्ते आप एक आंसर लिख रहे हो तो आपको फिर आदत आ जाएगी। 6वें दिन से आप जब पहले दिन आंसर लिखोगे और जो 7वें दिन आंसर लिखोगे, तो किसी को आप चेक भी नहीं करवाओगे ना, तो आप इसमें अंतर देख लोगे कि कितना अंतर आ गया सिर्फ 7 दिन में। और इसको जब आप 1 महीने 2 महीने 5-6 महीने आप लिख लोगे, तो आप देखोगे कि आपका आंसर एकदम शॉर्ट हो रहा है, क्रिस्प हो रहा है, बहुत अच्छा आंसर आप लिख पा रहे हो। तो अब ऐसा नहीं है कुछ इसमें मैजिकल पावर है या कुछ मंत्र है कि क्या हो रहा है, लिखने से चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, ये आप सबको पता होगा, है ना। प्रैक्टिस जितनी बार आप करोगे, जैसे सुबह उठने में बच्चे बहुत आलस करते हैं, ठीक है, 8 बजे 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे तक उठ रहे हैं, क्या उसका रीज़न क्या है कि हम तो लेट नाइट पढ़ते हैं, ठीक है। अब लेट नाइट वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं वो अलग मैटर है, लेकिन वो उठेंगे 10 बजे ही। लेकिन जब आप सोचते हो कि नहीं मैं 6 बजे उठना चाहता हूँ, ठीक है, तो पहले दिन उठोगे तो अलार्म के बाद उठ भी गए ना, तब भी सो जाओगे कि 5 मिनट और सो जाते हैं फिर उठेंगे, 5 मिनट मतलब 2 घंटे बाद उठ रहे हैं। लेकिन आप जब 2-3 दिन उठ लोगे 6 बजे, तो आप चौथे दिन से देखोगे कि आपकी आँख खुद खुल जा रही है ना। तो वो आदत की बात है, और वही आदत आपको इस आंसर राइटिंग में लानी पड़ेगी कि आप बार बार लिखिए। अब इसके लिए क्या है, जैसे FT प्लस का टेलीग्राम ग्रुप बहुत अच्छा है, PYQs उठा लीजिए, है ना। और इसको चेक कराने के लिए भी FT प्लस वाले अच्छे चेक करते थे, अगम सर थे वही चेक किया करते थे, तो वो बहुत अच्छा था कि वो लोग चेक करके एक ही दिन में बता दे रहे हैं। नहीं तो आप शुरू में ये कर सकते हैं कि 3-4 लोग का ग्रुप बनाइए, अपना आंसर एक दूसरे को दे दीजिए, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि आप लोग खुद ही इतने नॉलेजेबल हो, आप लोग को खुद पता रहता है कि कहाँ गलती है या नहीं है, तो उससे आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, प्लस आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब मेंस में आंसर राइटिंग आपकी हो रही है, नोट्स आपके तैयार हैं, प्रैक्टिस आप कर रहे हो, अब बच क्या रहा है मेंस में? टेस्ट देना, ठीक है। ठीक है, अब बच्चे पूछेंगे कि जब हम डेली लिख ही रहे हैं तो टेस्ट की क्या ज़रूरत है, टेस्ट में भी तो आंसर ही तो लिखना है, ठीक है। टेस्ट देना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि एक्चुअल में आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है। अब 20 क्वेश्चंस होते हैं 250 वर्ड्स और 150 वर्ड्स, मान लीजिए, ठीक है, टोटल 4000 वर्ड्स आपको लिखने हैं 3 घंटे में। अगर मैं टोटल जोड़ दूं 10 क्वेश्चन 250 वर्ड्स के और 10 क्वेश्चन 150 वर्ड्स के, तो टोटल 4000 वर्ड्स होते हैं। तो आप सोचिए कि आप पहले इतना लिख भी पाएंगे कि नहीं, आता है नहीं आता तो दूर की बात है, ठीक है। अगर मेंस में किसी को चीटिंग करने का भी मौका दे दिया जाए कि आप किताब खोल के या मोबाइल से भी लिखिए, तब भी शायद आप 20 क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। और वो क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। अब प्रैक्टिस कहाँ से? आंसर राइटिंग से। और दूसरी टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ये है कि आपको 20 क्वेश्चन लिखने की आदत हो रही है कि आप 7 मिनट 12 मिनट में कैसे लिखेंगे। अब कंटेंट तो आप ठीक ही है, पहले लिख तो लीजिए, पता चला आप 15 ही क्वेश्चन अच्छा लिख के आए, 5 तो छूट गए, तो आप वैसे भी बाहर हो जाओगे। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ की बहुत ज़रूरत है। और प्लस आंसर राइटिंग में एक काम करना है कि जैसे
अभी जो लोग शुरू नहीं किए, आराम से 1 घंटे में एक आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लिखिए, है ना, आपको बहुत बुरा लगेगा अपना आंसर देख के कि क्या लिख रहे हैं ये, कौन नंबर देगा इसमें, है ना। लेकिन ये लिखिए, आप 1 घंटे में लिखिए, ठीक है, किताब खोल के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आंसर या दूसरा आंसर जब आप लिखते हैं तो आप लोग आराम से किताब खोलिए, लिखिए। अगर मैं कह दूं कि फंडामेंटल राइट्स की ही आप कैरेक्टरिस्टिक लिखिए तो बच्चे सोचेंगे 3 पॉइंट बाद आप क्या लिख दें उसमें, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, बात यह है कि आप प्रैक्टिस में नहीं हो, आपका माइंड वैसे वर्क नहीं कर पा रहा कि आप कैसे सोचें, कैसे लिखें, और वो वर्क करेगा जब आंसर राइटिंग होगी और मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन होगी, ठीक है। ये जीएस और एथिक्स दोनों में इंक्लूड होता है। लेकिन अगर मैं एथिक्स की बात करूँगा तो बाकी जीएस से कैसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपको थ्योरी सेक्शन है और एग्जाम्पल बहुत अलग अलग लिखने पड़ेंगे। जीएस में तो आपको पूछा जाएगा एनवायरनमेंट के बारे में, आप अभी लिख दोगे, लेकिन एथिक्स में अगर इंटीग्रिटी की डेफिनेशन अगर कोई पूछ ले अभी, तो हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं उसमें समझ में आया कि इसमें लिखें क्या है ना, तो उसकी प्रिपरेशन थोड़ी अलग है। और जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग डेफिनेशन अभी रटने में टाइम लगा रहे होंगे कि इसकी डेफिनेशन याद नहीं हो पा रही है, कैसे करें। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि एथिक्स में भी जितने कीवर्ड्स हैं, हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फलेसनेस, जितने भी हैं उनका क्या कीजिए, आप एक पेज में लिख लीजिए, ठीक है। जैसे हॉनेस्टी वर्ड है, ठीक है, दूसरा मान लीजिए अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। ये सब पेपर में लिखिए और गूगल से आप देख सकते हैं, या कोई नोट्स नहीं, आप डायरेक्ट गूगल में सर्च, इंटरनेट पे देख सकते हैं, बहुत सिंपल डेफिनेशन इन सब की दी है ना। एग्ज़ाम में आपको बहुत कठिन वर्ड नहीं यूज़ करना है एथिक्स में, इसमें क्या है, बहुत सरल वर्ड्स यूज़ कीजिए कि आपका आंसर कोई अननोन पढ़ रहा है वो कैसे समझ पाएगा कि ये क्या बच्चा कहना चाह रहा है। कई बार होता है कि हम लोग जैसे अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन लिखते हैं तो वो डेफिनेशन ऐसी है कि वो समझ में नहीं आ रही डेफिनेशन है किस चीज़ की, क्योंकि वर्ड क्लोजली रिलेटेड रहते हैं। तो इसलिए हम सबसे बढ़िया है इसकी आप सरल डेफिनेशन लिखिए, प्लस इसके एग्जांपल्स लिखिए, खुद से सोचिए। टॉपर्स की कॉपीज़ हैं उससे मिल जाएंगे आपको, गूगल में हैं बहुत, महाभारत, रामायण, एग्जांपल्स भरे पड़े हैं इसके, है ना, एथिक्स में। तो वहाँ से एग्जांपल निकालिए और नोट्स में लिख लीजिए आप, क्योंकि एग्जांपल आपको सामने होने चाहिए बिल्कुल। और जब आप आंसर लिखें तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए इसका, क्योंकि एथिक्स में हर क्वेश्चन सिर्फ 150 वर्ड्स में ही आपको लिखना रहता है, मतलब 2 पेज रहते हैं, ठीक है। जब भी आप कॉपीज़ देखेंगे तो बहुत ही सिंपल लोग लिखते हैं ना, हम लोग का ये रहता है कि टॉपर्स की कॉपी देख रहे हैं तो बहुत चमक धमक अलग अलग टाइप के दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग टॉपर्स की कॉपी देखेंगे तो एकदम सिंपल समझा रहा हो, है ना, वो कोई कठिन वर्ड लिख ही नहीं रहा है, इवन 150 वर्ड्स भी नहीं लिख रहे हैं, 120 130 वर्ड्स, लेकिन नंबर पा रहे हैं। नंबर क्यों पा रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसने वो सीधा लिखा है, प्लस एग्जाम्पल लिखा है, कुछ भी दाएँ या बाएँ की बात नहीं हो रही है कि पूछा हॉनेस्टी है बता अकाउंटेबिलिटी रहे, ये सब नहीं करना होगा, बहुत ही सिंपल रही है उसमें। और दूसरा केस स्टडीज़ रहता है, केस स्टडी में आमतौर पे बच्चों ने ये देखा गया है कि जो पूछा गया है उसके अलावा हम सब लिखते हैं। अब सब क्या लिख रहे हैं कि हम केस इतने अच्छे से पढ़ लिए हैं कि हम उसका फ्यूचर भी बता रहे हैं कि ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, उसमें कुछ मत लिखिए। जो पूछा गया है कि क्या वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं, क्या ऑप्शंस आप लोगे और क्यों लोगे, है ना, तो बस ये लिखिए। इसमें क्या होता है कि आप क्या सॉल्यूशन बताओगे, तो इसमें क्या है, सब बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं कि ये सॉल्यूशन होना चाहिए या ये कर देंगे या वो कर देंगे, ये सब नहीं करना, आपको रियलिस्टिक सॉल्यूशन बताना जो ग्राउंड पे हो पाए, है ना। जैसे एक सबसे अच्छा ऑप्शन सब लोग बताते हैं कि अवेयरनेस हम लोग फैलाएंगे, ठीक है, अवेयरनेस तो सब फैला ही रहे हैं किसी भी अगर केस स्टडी की बात करें, लेकिन ऑप्शन रियलिस्टिक ऑप्शन कौन सा, कि आप रूल को कैसे यूज़ करेंगे, लॉ को कैसे यूज़ करेंगे, आपके पास जो पावर है उससे कैसे आप चेंज करोगे, ये सब लिखना है। रियलिस्टिक रहिए इसमें वो ना रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना अच्छी बात है, लेकिन कई बार होता है हम लोग ऐसे सॉल्यूशन बता देते हैं ना कि वो लगता ही नहीं सॉल्यूशन है, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम लगती है, ठीक है। तो मेंस में ये अप्रोच आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब एक पेपर रहता है ऐसे, ठीक है, जैसे कि अभी कुछ सालों में हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे का पेपर कम हो गया, वो फिलोसफिकल टॉपिक ज़्यादा हो गया है, ठीक है। पहले ऐसे आते थे कि डेमोक्रेसी पे लिख दीजिए, वुमेन पे लिख दीजिए, इन्वायरमेंट पे लिख दीजिए। आजकल टॉपिक आ रहा है कि पिछले साल टॉपिक आया था ना कि पालनी को झुलाने वाला हाथी दुनिया पे राज करता है, तो अब इस पे आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो कई बार तो दिमाग ही नहीं काम करता कि क्या लिखें, कहाँ से शुरू करें, क्या बोलना चाह रहा है,
जैसे पिछले साल भी बहुत अजीब अजीब टॉपिक आए थे। जैसे द बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। हाँ, अब जिसका टॉपिक ऑप्शनल फिलॉसफी है उसके लिए तो समझ आ रहा है, बाकी जो बच्चे हैं टेक्निकल ऑप्शनल लिया कोई लिटरेचर, उसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखना है कैसे लिखना है। तो जो भी फिलॉसफिकल टॉपिक आ रहे हैं इनको लिखा कैसे जाए। और दूसरी चीज़ ये भी देखी गई कि नंबर्स 80s 90s की लाइन पे आने लगे। अब नंबर जो कभी 120 पे आया करते थे आजकल 80s 90s पे आ रहे हैं। तो इन जो ये फिलोसफिकल टॉपिक्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हैं ना, ज़्यादा सही होगा, इनको हम लिखें कैसे। तो इसका सबसे बेस्ट अप्रोच है कि कोई भी अगर टॉपिक है, जैसे द बेस्ट एक टॉपिक ले लेते हैं कि जहाज, ये भी उसी साल आया था। टॉपिक इस प्रकार था कि जहाज बाहर के पानी से, समुद्र के पानी से नहीं अंदर के ही पानी से डूबता है, ऐसा ही कुछ टॉपिक था। ठीक है, हाँ वो टॉपिक ये था कि जहाज तट पे खड़े होने के लिए नहीं समुद्र में जाने के लिए बना रहता है, ऐसा कुछ टॉपिक था। तो अब वो इस टॉपिक से क्या समझ आ रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, कि हम इसको लिखें कैसे, क्या इंटरप्रेट करें, कहाँ से शुरू करें। ठीक है, तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को क्या है आप सोचिए कि ये कहना क्या चाह रहा है, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में। जैसे ये जहाज़ वाला ही ले लेते हैं कि तट पे खड़े होने के लिए नहीं बनता है, कि समुद्र में सेलिंग के लिए बना, मतलब होता है। तो ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि जो हमारी लिमिट है उसको हम कई बार कम समझ लेते हैं। जैसे ये होता ना कि हम चैलेंजेस से भागने लगते हैं बजाय इसके कि हम उसको सॉल्व करें। जैसे जो एनालॉजी है, जहाज़ की जो एनालॉजी है वो ये कह रही है कि जहाज़ पानी में तैरने के लिए बनाया गया है ना, तो उसको हम क्यों कोस्ट पे खड़े, मतलब पोर्ट में खड़े करके ये रखे हैं, क्यों नहीं सेल करवा पा रहे हैं, क्योंकि हम चैलेंजेस से भाग रहे हैं। ठीक है, अब ये एक सिंपल इंटरप्रिटेशन हो गया। अब इस इंटरप्रिटेशन को आप किसी से भी लिंक कर सकते हैं। आप अपने आप से लिंक कीजिए कि जो ह्यूमन है वो चैलेंजेस से कैसे भाग रहा है, पास्ट में क्यों वो नहीं भागा इसलिए आज हम इतने डेवलप हो गए। अगर नहीं वो मतलब भागा, अगर वो डर गया होता तो हम आज यहाँ पहुँच ही नहीं पाते। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप किसी भी चीज़ से, स्पोर्ट्स से रिलेट कर सकते हैं या बहुत अच्छे जो स्टार्टअप्स हैं उनसे रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें बेसिकली मतलब ये है कि आप इसको कितनी अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि आपको जैसे इन्वायरमेंट में आए तो इन्वायरमेंट का ही लिखना। आप बहुत अच्छे से लिखिए, इसको जितना हो सके रिलेट कीजिए, जितना हो सके इसको एक्सपेंड कीजिए, अपने थॉट्स डालिए। ठीक है, और इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, है ना। एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि नॉवेल्स इसके लिए पढ़ना चाहिए। ठीक है, जिस पे टाइम्स है, जिसको मतलब इंटरेस्ट आता है कि नॉवेल्स पढ़ना चाहिए तो वो अच्छी चीज़ है, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव पता चलेगा। लेकिन कुछ होंगे मेरे जैसे जो नॉवेल से बहुत दूर रहते हैं, है ना। जैसे मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो मैं स्पोर्ट्स ज़्यादा प्रेफर करता हूँ नॉवेल्स, तो उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है ये कहाँ से जब लिखें जब पढ़ ही नहीं रहे नॉवेल। तो उनके लिए ये रहता है कि आप इंटरप्रेट बहुत अच्छे से कीजिए। आप अगर स्पोर्ट्स है या म्यूज़िक की फील्ड से तो वहाँ से रिलेट कीजिए इसे, है ना। इसमें सबसे अच्छी बात है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स में आप कुछ भी लिख सकते हो। पहले ये होता था कि वुमेन पे आया तो वुमेन के बारे में ही लिखना है, अब कुछ और लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। लेकिन अब क्या हो गया, आप कुछ भी लिख सकते हो, बस वो टॉपिक से रिलेट होना चाहिए, और जितना अच्छा आप रिलेट कर पाओगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ऐसे के भी डाउट्स हम लोग बाद में ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है इंटरव्यू वाला फेज़। हालांकि इंटरव्यू वाले के लिए अभी बहुत टाइम है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन सबसे पहले आप प्री और मेंस की अच्छे से तैयारी कीजिए। इंटरव्यू बेसिकली जो यूपीएससी का होता है वो पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम से होता है। वहाँ पे आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो नहीं चेक करते हैं, क्योंकि वो मेंस से चेक हो चुकी है। आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं कि आप बोल कैसे रहे हैं, आप अपने जो विचार हैं उसको कैसे रख पा रहे हैं, तो ये सब वहाँ चेक होता है। आमतौर पे बच्चों मुझसे भी कई बच्चे मिलने आए तो वो यही पूछने लगते कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। ठीक है, जो अभी एग्ज़ाम भी नहीं दिए हैं, तो भाई सबसे पहले प्री निकालो, मेंस दो, उसके बाद बिल्कुल ज़रूर बताया जाएगा इंटरव्यू कैसे देना है। वो कोई नहीं मना करेगा कि कैसे देना, लेकिन इस चक्कर में इसको और इसको मत भूल जाओ, है ना। जैसे FT+ ने मॉक इंटरव्यूज़ भी करवाए थे, दिल्ली में करवाए थे, मैं दिल्ली में ही था तो मैंने उनका ज्वाइन किया। काफ़ी अच्छा बोर्ड था वो, वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए जो इंटरव्यू में एक्चुअली पूछे भी गए। तो ये लोग मॉक इंटरव्यूज़ भी कराते हैं, लेकिन आप लोग सबसे पहले प्री और मेंस पे ही ध्यान दीजिए। इंटरव्यू की तो बात हो ही जाएगी क्योंकि उसके लिए अभी बहुत टाइम है।
तो प्री और मेंस का जितना भी मैंने समझाया है उससे अगर मैं सिंपल बहुत समराइज़ करूँ उसे, तो बात ये है कि आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, ठीक है, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन और प्रैक्टिस। जैसे 12th फेल अभी मूवी आई थी, देखी है? सबने देखी होगी ना। मूवी वेब सीरीज़ कोई नहीं छोड़ता है, आंसर राइटिंग हो नहीं हो, मूवी और वेब सीरीज़ चलती रहनी चाहिए। तो कुछ मूवीज़ अच्छी भी होती हैं, 12th फेल बहुत अच्छी मूवी थी, तो उसमें भी ये 3 चीज़ें ही थी, कंसिस्टेंसी थी, प्रैक्टिस थी और डेडिकेशन थी, है ना। उसका नहीं हो रहा था, उसी में एक दिखाया कि कुछ लोग 2-3 बार इंटरव्यू दे रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है। तो उनमें क्या थी, कंसिस्टेंसी थी, डेडिकेशन थी, प्रैक्टिस भी थी, तभी वो इंटरव्यू बार बार दे पा रहे हैं। लेकिन उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों? क्योंकि स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं कमी थी उनके, ठीक है। स्ट्रेटजी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे अभी पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हार्ड वर्क तो आपको करना ही करना है। एक आजकल सुनने में बहुत आता है कि एक स्मार्ट वर्क बहुत चल रहा है ना। अब ये स्मार्ट वर्क है क्या, है ना। कई लोग क्या होता है, स्मार्ट वर्क करने के चक्कर में हार्ड वर्क ही छोड़ दे रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, स्मार्ट और हार्ड वर्क शब्द अलग हैं, है हार्ड वर्क के अंदर ही आता है। पहले क्या होता था, बहुत ही स्टैटिक डिटेल्ड में क्वेश्चन आते थे। कभी आप लोग अगर देखें 2013 के अराउंड के पेपर या 12 के, है ना, बहुत पहले के देखने चाहिए। पैटर्न हालांकि 13 से चेंज हुआ, लेकिन कभी आप देखोगे तो बहुत डिटेल में पूछा जाता था कि बैटल ऑफ प्लासी के अंदर क्या क्या हुआ था, है ना। आजकल उतना भी नहीं पूछा जाता, आजकल ये पूछा जाता कि बैटल ऑफ प्लासी से क्या चेंज हुआ। पहले बहुत डिटेल ज्योग्राफी में पूछ दिया जाता था, जैसे वॉल्केनोज के डिटेल में बहुत पूछा जाता था। लेकिन आजकल क्या है, बहुत सिंपल करंट से लिंक पूछा जाता है, ठीक है। कोई भी घटना घट रही है, इजराइल और उधर वॉर हो रहा है, तो उससे रिलेटेड पूछा जा रहा है ना। तो सरफेस पे पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है। तो हार्ड वर्क हमेशा से रहा है यूपीएससी में, चाहे वो पहले भी हो चाहे आज भी हो। लेकिन आज उसी को नाम दिया गया हमने स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क होता क्या है तो ये हार्ड वर्क ही, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये नहीं है कि आप आजकल होता है कि ऑनलाइन आपने नोट्स बना लिए तो बहुत आराम हो जाता है ना, तो वो स्मार्ट वर्क उसको कहने लगे। लेकिन नोट्स बनाने में मेहनत उतनी ही लगेगी। अब स्मार्ट वो कैसे हो रहा है, जैसे वन नोट का ऐप होता है ना। एक एवर नोट आपने बहुत सुना होगा। पहले पेन पेपर में बहुत नोट्स बनते थे, तब इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। आजकल क्या है, वन नोट और एवर नोट पे नोट्स बनाना बहुत ईजी हो गया है। अब ये ईजी कैसे हो गया है कि करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं लिंक करके, है ना। तो आपको कभी भी कोई भी चीज़ अगर टॉपिक में ऐड करनी है तो वहीं पे आप एडिट करके कर सकते हो। पेन पेपर में क्या होता है कि आप पूरा पेपर निकाल रहे हो, 300 पेज के आपके नोट्स बन गए, उसी को आप रखे हो, पता चला 1-2 पेज इधर उधर हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है उसमें। तो उसी को हमने डिजिटल में बनाना शुरू किया। मैंने भी बनाए थे, वन नोट में बनाया था, एवर नोट में भी कुछ नोट्स बनाया था, है ना। तो उससे क्या है, आराम बहुत है कि आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो, कभी भी एडिट कर सकते हो। लेकिन जो हार्ड वर्क है वो अभी भी हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए और उसके साथ साथ आपको स्ट्रेटजी के साथ करना पड़ेगा कि भाई जो सिलेबस में पूछा जाता है हम उतना ही पढ़ेंगे, है ना। कुछ इसमें ये नहीं कि हम इतना ज़्यादा पढ़ लेंगे या उतना ज़्यादा हम ज्योग्राफी इतनी ज़्यादा पढ़ लेंगे कि हमसे अब सब बन जाएगा। तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि अफ़गानिस्तान की कोई सिटी पूछ देगा तो वो नहीं पता होगी किसी को। लोगों को इंडिया की ही नहीं पता रहती, क्योंकि इतना डाइवर्स अपना इंडिया है कि नहीं सिटी पता होगी, तो अफ़गानिस्तान की सिटी कहाँ से पता होगी। तो वो क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है कि आप उसको ही पढ़ डाल रहे हो। जैसे अभी प्रीलिम्स आ रहा है तो बच्चे कोशिश करते हैं कि हम इजराइल की हिस्ट्री, इकोनॉमी सब पढ़ डालें उसमें, और पता चला क्वेश्चन भी वहाँ से नहीं आएगा एक भी। तो हमें ये सब नहीं करना, हमें स्ट्रेटजी से चलना है कि हमसे क्या एक्सपेक्टेड है, हम क्या पढ़ के जाएंगे, हम कितना आउटपुट वहाँ दे सकते हैं, कि हम कितना, अगर 7 घंटे हम इस सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट में लगा रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या निकल रहा है। सबसे अच्छा रहता है आप 7 बजे उठ जाइए, ठीक है। 7 बजे बहुत अच्छा टाइम रहता है, 8 साढ़े 8 तक पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। कम से कम 2 से 3 घंटा तो पढ़ लीजिए यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छे अवर्स रहते हैं यहाँ। अगर आप 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हैं मतलब 2 से 3 घंटे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही रियलिस्टिक बात हो रही है, 2 से 3 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर में, रात को फिर से 2 से 3 घंटे, ठीक है।
रात को ये नहीं, रात के 2 बजे तक नहीं, सुबह 7 बजे आपको उठना है, तो 11 से 12 के बीच में आपको सोने का भी बनाना है, ठीक है। सो ही जाना चाहिए, इतनी रात को नहीं जगना चाहिए। तो 2-3 घंटे आप वहाँ पढ़ लीजिए। अब बताइए इसमें इतना क्या कठिन शेड्यूल है, ये कितना हो रहा है, 6 से 8 घंटे, ठीक है। ये साल भर आप फॉलो कर सकते हो, जो अगले साल का अटेम्प्ट दे रहे हैं, 6 से 8 घंटे, और ये बहुत अच्छे से पढ़िए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सी सेट। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है? किसी का नहीं? अच्छा, 2-3 ही लोग हैं, बाकी सब ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं ना। तो पिछले साल आप लोगों ने सी सेट तो पेपर देखा ही होगा, तो कैसा लग रहा था? इजी था? नहीं था? क्या था फिर? टफ था? क्या टफ क्या लग रहा था उसमें? हाँ, अच्छा, मैथ्स था, और रीजनिंग थी कहाँ पेपर में? रीजनिंग पहले आया करती थी, पिछले साल 1 ही 2 क्वेश्चन हुआ होगा। बाकी लोग पेपर भी नहीं देखे क्या सी सेट का? देखा? नहीं देखा ना? नहीं तो ये जाके पिछले साल का जरूर देखिएगा। जो 75 नंबर कट ऑफ गई उसका रोल इधर से ही था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लाना है 66.67 नंबर, है ना, 1/3। 80 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। लेकिन इतना भी आना मुश्किल हो गया था पिछले साल, ठीक है। जो लोग पेपर देखे हैं उनको पता होगा, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देखना। तो बहुत अच्छा लगे वो पेपर देख के कि 1/3 नंबर नहीं ला पाए हैं बच्चे, मतलब बच्चों के स्कोर 100 के ऊपर थे GS1 में, प्रीलिम्स के पेपर में, लेकिन सी सेट में 50 नंबर ऐसे नंबर, तो बहुत कठिन हो गया था। और दूसरा एक चीज़ मैं बता दूं कि मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि मैथ्स बहुत कठिन लग रहा था उसमें, तो वो बात सही है कि मैथ्स थोड़ा टफ साइड में था, खासकर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके एक होता है, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 10th तक सबने पढ़ा होगा, वो 10th में भी नहीं समझ में आता था, इस पेपर में भी नहीं समझ में आया था, ठीक है। तो मैथ्स थोड़ी टफ थी, लेकिन पैसेज तो थे उसमें, ठीक है। पैसेज थे 27 पैसेज थे उसमें, ठीक है। 27 को अगर आप इंटू 2.5 करोगे, मतलब एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, तो ये अराउंड इतना ही बैठता है, ठीक है, जितना चाहिए रहता है। लेकिन कोई भी इंसान होगा 27 के 27 नहीं सही हो सकते, क्यों? क्योंकि उसमें पूछता है अप्रोप्रिएट अजम्पशन, मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो कई बार 2 से 3 क्वेश्चन तो नॉर्मली गलत हो ही जाते हैं उसमें। बहुत किस्मत अच्छी है, 27 जिसके सही हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो डिपेंड होना पड़ेगा मैथ्स पे, है ना, कि इसको तो नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2-3 जो प्रॉब्लम्स हैं, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मैथ्स। कुछ लोग होता है कि वो कॉम्प्रीहेंशन को बहुत इजी समझते हैं, तो उनको ये रहता है कि इस पेपर में हम सिर्फ मैथ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जो पिछले साल की मैथ आई या पिछले के पिछले साल जो मैथ आ रही है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, 20 मिनट लगा रहे हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, बस इसीलिए कि उनको मैथ सॉल्व करनी है उसमें, है ना। वो एक होता है ना कि हम ईगो पे बात ले लेते हैं कि हम पैसेज क्यों सॉल्व करेंगे यार, हमें मैथ आती है, हम मैथ क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो वो 20 मिनट 15 मिनट लगा के मैथ के एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 2 घंटे में 1 घंटे में सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व हुए, पता चला। अब 1 घंटे में इतना प्रेशर आ गया कि ये जो आता था ये भी गलत किया, यहाँ तो बन ही नहीं रहा है अब, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि हम पहले से दिमाग में लेके जा रहे हैं कि हमें मैथ सॉल्व करना है। कुछ लोग होता है कि नहीं, कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है, ये सब क्यों पढ़ना है, मैथ वैथ क्यों पढ़ना है, मैथ कठिन चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ के गए, ये 27 में से 22-23 ही सही हुए, ये वैसे भी हम छोड़ के गए थे, ये वैसे भी नहीं बन रहा, तो फिर नहीं हुआ। हो क्या रहा है यहाँ पे कि 80 क्वेश्चन है, आधे से ज़्यादा बच्चों को देखोगे आप तो वो पूरे 80 के 80 क्वेश्चन ही नहीं देखे होते हैं कि पेपर में क्या कौन सा क्वेश्चन आए थे। क्योंकि यहाँ पे बच्चे आमतौर पे कितना 40
50 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जनरली। 30 क्वेश्चन लोग देखते भी नहीं हैं। देखते क्यों नहीं है? टाइम ख़त्म हो गया। टाइम कहाँ चला गया? यहाँ मैथ में चला गया, बचा कुचा कॉम्प्रिहेंशन में चला गया। तो सबसे पहले हमें गलती जो नहीं करनी है वो ये है कि 80 क्वेश्चन हमें देखने हैं। अब जैसे CSET का पेपर मिलता है, 5 मिनट पहले पेपर मिल जाता है ना, सबको पता होगा। उसमें क्या होता है, लोग पेन उठा के शुरू, मैथ देखी शुरू हो गया। भाई 5-10 मिनट पूरा पेपर देखिए, 80 क्वेश्चन दिए हैं, आगे से पेपर शुरू कीजिए या पीछे से शुरू कीजिए, नहीं आ रहा 20 से शुरू कीजिए। कम से कम 80 क्वेश्चन देख तो लीजिए क्या पूछा गया है। घर आके देख रहे हैं तो जो 30 क्वेश्चन छोड़े उसमें से 5 तो बहुत सरल क्वेश्चन थे। एक में तो बस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लगाना था। ये क्वेश्चन छोड़ के आए, क्यों? क्योंकि हम देख ही नहीं पाए। हम क्वेश्चन कर रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, कि एक बैग में 10 बॉल हैं, 5 ब्लैक हैं, 3 वाइट हैं, 2 इस कलर की हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लें या कॉम्बिनेशन निकाल लें। वो निकल ही नहीं पाएगा। कैसे आप वहाँ निकाल लोगे? आपको प्रैक्टिस नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। लेकिन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो सबको याद होगा। वो क्वेश्चन हम छोड़ के आए क्योंकि हमें ये वाला करना था। स्ट्रेटजी यहाँ पे भी काम आती है। जब भी पेपर मिले 10 मिनट दीजिए कम से कम। 5 मिनट पहले वो देता है, 5 मिनट और लगा दीजिए। 80 क्वेश्चन पूरा देखिए, पेन से मार्क कर दीजिए। सरल क्वेश्चन मिला, कुछ अपना मार्किंग बना लीजिए, और कुछ बहुत कठिन है तो उसको भी मार्क बना दीजिए कि इसको हमें पढ़ना भी नहीं है, इसको रहने दो, ये नहीं बनना है, इसको छोड़ देना है, बना लीजिए। और कुछ बहुत कठिन है तो उसको भी मार्क बना दीजिए कि इसको हमें पढ़ना भी नहीं है, इसको रहने दो, ये नहीं बनना है, इसको छोड़ देना है। वहाँ कोई ये नहीं पूछने जा रहा कि ये क्वेश्चन करके नंबर लाए हो कि ये वाला करके लाए हो। अब पैसेज में भी वैरायटी आती है। एक पैसेज होते हैं कि 1.5 पेज तक जा रहे हैं, एक तो क्वेश्चन है, और कुछ पैसेज होते हैं कि 10 लाइन के पैसेज हैं और फिर क्वेश्चन आ रहा। तो पहले इनको सॉल्व कीजिए। इसको 2 बार पढ़ लिया, अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है ना तो वो आराम से सही कर देगा। अब ये 1.5 पेज का पैसेज है, 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, उसको हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते यहाँ भूल गए, फिर पढ़ रहे हैं, 4-5 मिनट 10 मिनट चला गया उसमें। तो जो स्ट्रेटजी यहाँ रहनी चाहिए कि 80 के 80 क्वेश्चन हमें देखने हैं, प्लस कोई भी बात दिल पे नहीं लेनी है कि हमसे ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं बना, हम ये वाला क्यों कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट ईयर भी मैंने मैथ्स मेरा ऑप्शनल था, लेकिन वो इतना टफ पेपर था कि 27 के 27 पैसेज मैंने सॉल्व किए। ठीक है, कब सॉल्व किए? जब मैथ के 10-15 क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद हमें ये समझ में आ गया कि इससे होना है। ठीक है, इससे ही पेपर बनेगा। अगर हम भी देखते कि ये नहीं मैथ ही करनी है, 2 घंटे क्या पूरा दिन दे देते तो नहीं मैथ बननी थी, वो इतना कठिन पेपर था। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन देखिए, सरल क्वेश्चन मार्क कीजिए और उसको कीजिए। अब इसके बाद भी टफ लग रहा है तो फिर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। कई बार होता है कि हम लोग प्रीलिम्स के GS के टेस्ट बस दे रहे हैं, 30 टेस्ट दे दिए, CSET का टेस्ट क्यों देना, हमें तो आता ही है। ये जो धारणा है ना, ये UPSC ने पिछले 2-3 साल में तोड़ दी है। लास्ट ईयर ये कहा जाता कि इंजीनियर का तो CSET निकल जाता, इंजीनियर का ही CSET नहीं निकल रहा है। और वो इसलिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में है कि उनको मैथ आती है और वो मैथ पूछ भी नहीं रहा है। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑप्शनल के सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, जो मैथ ऑप्शनल वाले उनका भी नहीं निकला है। कई लोग ऐसे हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। आप कम से कम 4 से 5 टेस्ट लगाइए। सबसे पहले PYQ उठाइए, जैसे 2022, 21 और 20 का है, बहुत अच्छा है, अच्छे कठिन पेपर हैं, उसको लगा लीजिए। प्लस जो कॉन्सेप्ट आते हैं उसकी आप वीडियोस देख सकते हैं सबकी, है ना। अब इसमें भी बच्चे क्या कहते हैं, बैंक PO की किताब उठा के पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें मास्टरी किसी में नहीं करनी है, आपको स्ट्रेटजी बनाने की। मुझे अगर 30 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 75 तो ये है, सेफ साइड है ना। अब 30 क्वेश्चन आप 2 घंटे में नहीं कर सकते हो। आप खुद सोचो, 27 तो पैसेज हैं इसमें। आप टारगेट रखिए कि मुझे 40 क्वेश्चन सही करना है। अब 40 क्वेश्चन कैसे सही होंगे? 27 के 27 पैसेज पढ़ डालिए। 22-23 तो आप सही कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस है तो। 18 क्वेश्चन आपको मैथ से जरूर मिलेंगे। पिछले साल नहीं मिल रहे थे, अब पिछले साल केस अलग है, लेकिन 18 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं। तो CSET को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए, है ना।